नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज हमारे सामने एक मुद्दा है कि राजनीति में जुडिशरी, वर्किंग जजेस जब राजनीति में आने लगे, ऐसा एक मुद्दा बहुत समय बाद फिर से उभर के आया है। अतीत में ऐसे बहुत कम रेफरेंसेस हैं, लेकिन कलकत्ता के हाई कोर्ट के जज, वर्किंग जज, इस समय वो वहाँ काम कर रहे थे, अभी उनके पास कार्यकाल था कुछ और महीनों का। एकाएक उन्होंने घोषणा की कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं और राजनीति में शामिल होंगे। बाद में उन्होंने ये भी बताया कि 1 हफ्ते के भीतर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएँगे। उन्होंने ये भी कहा, जिससे आप कह सकते हैं बवाल खड़ा हुआ, कि वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे 1 हफ्ते से और भारतीय जनता पार्टी भी उनके संपर्क में थी। ये उन्होंने जो कहा, इससे ही कुछ ऐसे सवाल खड़े हो गए, जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका का जो रोल है, उसको लेकर चिंता पैदा करते हैं। इसलिए भी कि लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई, जो हमारे संविधान की व्याख्या करती है और न्याय करने का जिसको अधिकार है, उसके बारे में ये सवाल उठे। हमारे यहाँ इसके पहले भी ऐसी छिटपुट घटनाएँ हुई हैं। एक हमारे एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, पुरानी बात है, 66-67 की बात है, के सुब्बा राव। वो उस ज़माने में उन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया था और उसमें ये दिया था, जो आज तक लागू है और जिसकी ताकत से सुप्रीम कोर्ट अभी भी बहुत बार हमारी कार्यपालिका के लिए संविधानेतर सवाल खड़े करता है। और वो फैसला ये था कि जो संविधान के आधारभूत स्तंभ हैं, उनको संसद भी नहीं बदल सकती। आधारभूत जो स्तंभ हैं, उनको तो ज्यों का त्यों लेना ही पड़ेगा। उनको आप पार्लियामेंट्री डिसीजन से नहीं बदल सकते। ये जो फैसला था, ये बहुत महत्वपूर्ण था और इस फैसले को देने के बाद सुब्बाराव साहब को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, देश में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ उसके बाद, 67 की बात है, पीलू मोदी साहब उस समय शायद पीलू मोदी थे या उसी समय विपक्ष के जो नेता थे, उन्होंने ऑफर किया कि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए विपक्ष की ओर से। वो इस्तीफा देकर हटे और उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और राष्ट्रपति का चुनाव जीत तो नहीं पाए, थोड़े से अंतर से हारे, लेकिन ये एक परिघटना हुई थी। आज़ादी के, आप कह सकते हैं, दूसरे दशक में, आज़ादी के बाद लगभग आप कह सकते हैं 20 साल, 22 साल, 21 साल बाद। उसी दौरान एक और जस्टिस थे, आसाम से आते थे। जस्टिस तो वो बाद में हुए, पहले वो राज्यसभा में कांग्रेस की ओर से सांसद थे। उसके बाद उनको जो है, उनका नाम था बहारुल इस्लाम। उसके बाद वो लीगल फ्रेटर्निटी से आते थे। वो हाई कोर्ट के जज बने और बाद में सुप्रीम कोर्ट में लिए गए। लेकिन बाद में वो सुप्रीम कोर्ट से रिज़ाइन करके आखिर में फिर से संसद में गए। लोकसभा के चुनाव के लिए भी उनका नॉमिनेशन हुआ था, लेकिन वो किसी, उस समय तात्कालिक घटना ऐसी थी 1983 में कि वो नहीं उसमें शामिल हो सके। लेकिन फिर उनको राज्यसभा मिली, राज्यसभा में रहे। एक घटना ये है। तो हमारे अतीत में ये 2 घटनाएँ हैं। इसके बाद अब ये घटना शुरू हुई हैं, जिनसे एकाएक एक नई किस्म की चिंता आती है। पहले की दोनों घटनाओं का जो समय है, वो श्रीमती गांधी का कार्यकाल है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, जिसके बारे में बहुत सारी नकारात्मकताएं हमारे राजनीतिक विमर्श में पहले से हैं। उन्हीं के दौरान इमरजेंसी लगी थी, जिसकी हम आज तक मीमांसा करते हैं, आलोचना करते हैं और उस पर हमारे समाज में, हमारे राजनीतिक विमर्श में उसको एक बहुत नकारात्मक घटना के तौर पर लिया जाता है और ये माना जाता है कि पिछले 77-78 साल की आज़ादी में वो एक एब्रीजन है, जो
19 महीने इस देश में चला और वैसी कोई परिस्थिति हमारे यहाँ न आए। ऐसी उम्मीद हमारा जो सामाजिक विमर्श है वो रखता है। लेकिन ये जो अभी घटना हुई है, कलकत्ते से जो अभी तुरंत ताज़ी है जिस पर आजकल बात चल रही है, अभिजीत गंगोपाध्याय नाम के कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, कुछ महीने उनके बाकी थे। 2018 में वो अ, अतिरिक्त जज के तौर पर हाई कोर्ट में नियुक्त किए गए थे और 2020 में वो कन्फर्म हुए थे और अभी उनके पास कुछ समय था। लेकिन पिछले करीब डेढ़ साल से उन्हें लोग इस तरह से पा रहे थे जैसे वो जज तो थे, लेकिन वो जज होने के साथ-साथ उनके फैसलों में भी और उनके आचरण में भी कुछ ऐसी चीज़ें सामने थी बिल्कुल प्रकट रूप में, जो इसके पहले कभी किसी ने कहीं नहीं देखी थी। वो जो पिछली 2 घटनाएँ मैंने बताई उनका भी अपने कार्यकाल के दौरान ऐसा कोई रोल नहीं रहा था। इनका अपने कार्यकाल के दौरान जो रोल रहा है, उसे आप अर्ध राजनैतिक तो कह ही सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि वो भविष्य में उनका उनके दिमाग में था कि उनको राजनीति में आना है, तो वो कुछ उस हिसाब से वहाँ पे रहते हुए वो काम कर रहे थे। जैसे वो जज रहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते थे। उन मुद्दों पर करते रहते थे जिनकी वो सुनवाई कर रहे होते थे। उन्होंने जिन चीज़ों पर सुनवाई की, उनकी सुनवाई करते हुए कुछ इस तरह का आचरण किया, जैसे जिसकी वजह से उनको लोग जो अ, विप वहाँ सरकार थी कि वो सरकार के खिलाफ एकदम युद्ध में आ गए हैं। कुछ इस तरह का वातावरण उनके आचरण, फैसले और उसके बाद इंटरव्यू वगैरह वो प्रेस को देते रहते थे, उस सब से पैदा होता था। उनके इस कार्यकलाप पर जो उन्होंने अपने उन सुनवाई करते हुए मामलों के में प्रेस को इंटरव्यू दिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन पर बंदिश भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत ठहराया और उन्होंने हाई कोर्ट को ये लिखा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, कि उन मामलों को उनसे अलग कर लिया जाए जिस मामले में वो इस तरह की भूमिका में पाए गए हैं। किसी अन्य जज को मामले दे दिए जाएँ। वो अपने अन्य दूसरे जजेस के व्यवहार के मामले में भी ऐसी टिप्पणियाँ कर दिया करते थे। जो वहाँ राज्य सरकार है, उसके बारे में और वहाँ राज्य सरकार के जो प्रमुख लोग हैं, खासकर जो मुख्यमंत्री के भतीजे हैं, जो बहुत सी कंट्रोवर्सी में पहले से हैं, उनके बारे में उन्होंने नाम लेकर बहुत सारी चीज़ें कह दी थी। शिक्षकों से संबंधित एक घोटाले की वो सुनवाई कर रहे थे। उसमें उन्होंने कई आदेश ऐसे किए जिसमें सीबीआई जाँच के या ईडी के हस्तक्षेप के आदेश दिए। उनके आदेशों से 3 विधायक और अनेक अफ़सर एजेंसियों की गिरफ्त में गए। एक बार तो उन्होंने 32,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी थी। बाद में उसे डबल बेंच ने स्टे किया। कुछ हज़ार लोगों की नियुक्ति तो वो रद्द करने में सफल भी रहे। उनका कहना था कि वो शिक्षा के क्षेत्र से घोटाले को निर्मूल करने जा रहे हैं। वो कुछ उस भूमिका में थे कि मीडिया और उनके रोल से वो जैसे हमारे यहाँ एक बार अन्ना हज़ारे का आंदोलन हुआ था और लगा कि भ्रष्टाचार को हम खत्म करने जा रहे हैं। लेकिन अन्ना हज़ारे तो जज नहीं थे। लेकिन गंगोपाध्याय साहब जज थे और जज रहते हुए अन्ना हज़ारे के रोल में अपने आप को देख रहे थे। ऐसा उनके आचरण से था। और अब जब उन्होंने ये कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के संपर्क में थे, यानी जब वो जज थे, उस समय वो उनके संपर्क में थे, तो इससे नए सवाल खड़े हो गए कि ये क्या ठीक है? हम इसके पहले देख चुके हैं कि इस देश में कई ऐसे फैसले, कई ऐसे जो संविधान में बहुत सारी हमारी व्यवस्थाएँ दी गई हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिनको आज़ादी है अपना काम करने की और वो एक तरह से लोकतंत्र में जो कार्यपालिका होती है, उस पर नकेल कसने का काम करते हैं या उसकी जाँच करके ऐसे फैसले देने के उनके पास अधिकार होते हैं। जुडिशरी तो ख़ैर स्क्रूटनी ही करती है संविधान और न्याय से संबंधित फैसले करती है, लेकिन हमारे और भी बहुत से संस्थान हैं, जैसे सीएजी है और आप जानते हैं कि 2011 से लेके 2014 तक हमारे देश में क्या हुआ? सीएजी के कुछ फैसलों ने जो अब गलत साबित हुए, उस समय भूचाल देश में ला दिया था और उस समय भी यही हो रहा था कि जो सीएजी प्रमुख थे, वो तमाम मीडिया में आ रहे थे और किन्हीं बड़े घोटालों की बात कर रहे थे। 2G स्पेक्ट्रम और कोयले के बड़े घोटालों की बात कर रहे थे, जो फिर कभी न्यायपालिका के सामने साबित नहीं हुए।
बाद में तो उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि वो उनके आकलन शायद हाइपरबोल थे। लेकिन उनके शायद ने इस देश में काफ़ी बड़ा राजनैतिक परिवर्तन कर दिया। तो इस लिहाज से वो सही है या गलत है, इस सब पर बात होती है। तो क्या कोर्ट्स में जो लोग जजेस हैं, वो अपनी स्थिति का इस तरह से, अब इसको दुरुपयोग कहें या ना कहें, ये आप तय करिए, लेकिन क्या उसका ऐसा उपयोग भी कर सकते हैं वो? ये एक प्रश्न पैदा हो गया है। ये इसलिए भी पैदा हो गया है कि पिछले 10 वर्षों में कुछ घटनाएँ बहुत तेज़ी से हो रही। जैसा मैंने कहा कि पहले गलतियाँ हुई हैं, जिन 2 गलतियों का मैंने रेफ़रेंस दिया, अन्य भी हुई होंगी जिनके रेफ़रेंस नहीं है। किसी को बेदाग नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक गलती दूसरी गलती को करने का राइट नहीं देती, या ये राइट नहीं देती कि उन्होंने एक की है तो आप 4 गलतियाँ कर लें, या आप उसकी वजह से एक सिस्टम को तहस-नहस कर दें। हमारे यहाँ अभी पिछले 10 वर्षों में चीज़ें बहुत खराब हो रही हैं न्यायपालिका के स्तर पर, और उनसे जो है, जो ध्वनि पैदा हो रही है, वो बड़ी खतरनाक है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि आपको याद ही होगा कि हमारे देश के 4 जजेस ने, 4 सुप्रीम कोर्ट के वर्किंग जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। और उन्होंने जो इशारे किए थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ये बताते थे कि जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है, उसके संचालन में सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होते हैं, उनके द्वारा, चूंकि वो मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, कौन सा मुकदमा कहाँ लगना है, किस जज के सामने जाना है, ये तय करने का अधिकार वो प्रयोग करते हैं। उसमें कुछ गड़बड़ियां हो रही थी जिनकी ओर उनका इशारा था। और उसके साथ जितना वो परोक्ष रूप से कह सकते थे, उन्होंने कहा। उस समय और उसके बाद की घटनाओं ने उसकी पुष्टि की, और उससे हमारे सामने लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पाए के बारे में ऐसे सवाल पैदा हो गए हैं जिनके उत्तर फिलहाल हमारे पास नहीं है। जैसे हमारे एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, वो राज्यसभा में गए। वो रंजन गोगोई साहब, रिटायरमेंट के साल भर के भीतर उनको राज्यसभा में 6 महीने 7 महीने में ही राज्यसभा में उनको जाने ले जाया गया, नॉमिनेट किया गया। ये पहली बार हुआ है कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राज्यसभा में जाए। उनके उनको श्रेय है कि उन्होंने रफाल डील में इस सरकार, उन्होंने जो फैसला दिया उससे सरकार सुरक्षित हुई। उन्होंने जो अयोध्या डिस्प्यूट में फैसला दिया, वो इस सरकार की राय के हक में था, मिलता जुलता था। ये दो के अलावा उनके कई अन्य फैसले हैं जिनकी वजह से उनके बारे में शोध करने वाले, उनके फैसलों के जो न्यायिक आलोचक हैं, वो उनको बताते हैं कि उनको इसका इनाम मिला, ऐसा कहते हैं। एक दूसरे जस्टिस एएम खानविलकर साहब हैं, अभी अभी वो लोकपाल के चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं। खानविलकर साहब के बारे में एक ये आलोचना है उनकी, जो न्यायिक मामलों में टिप्पणीकार है, उनकी आलोचना है। मैं अपनी ओर से इसमें कोई शब्द अलंकार या कुछ प्रयोग नहीं कर रहा हूं। उनकी आलोचना का जो भाव है, क्योंकि वो ज्यादातर आलोचनाएं अंग्रेजी में लिखी गई हैं, तो मैं उसकी एक तरह से कहिए तर्जुमानी करके हिंदी में अपनी भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। उनके दो फैसले जो हैं, जिनके बारे में पूरा न्यायिक समाज एकदम चिंतित है, वो है यूएपीए के बारे में और पीएमएलए के बारे में। यानी जो हमारे यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के कानून के इस्तेमाल के बारे में बहुत हल्ला गुल्ला है कि वो विपक्षियों को जेलों में निरुद्ध करने के काम आ रहा है, और यूएपीए जिसमें कमजोर तबकों के, अकलियत के, बहुत सारे नौजवानों के, बहुत सारे बुद्धिजीवियों के, बहुत सारे दानिशमंदों के, पत्रकारों के फंसे होने की बात कही जा रही है। उन दोनों के मामले में उनके दो फैसले ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने सरकार की राय को मजबूत किया, कानूनी ताकत दे दी, और इसमें अब आदमी को बचने की गुंजाइश नहीं है। अब इन मामलों में चूंकि बहुत वर्ष लगते हैं हमारे देश में न्याय प्रक्रिया में पूरा होने में, तो जो लोग इसमें निरुद्ध हो जाएंगे उनके लिए जमानत पाना असंभव हो गया है। ये दो फैसले ऐसे हैं। पीएमएलए में जो संशोधन 19 में आए थे, 2019 में, उनको ज्यों का त्यों सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। जिस बेंच ने ये स्वीकार किया था, उसका नेतृत्व खानविलकर साहब कर रहे थे, और उनके रिटायर होने के ठीक कुछ दिन पहले का ये फैसला है। और अब उनको जब लोकपाल नियुक्त किया गया है, तो उन पर ये
आलोचना आ रही है कि उनको भी इनाम दिया गया है। तो अगर हम न्यायपालिका के बारे में ये धारणा बन जाए कि वो इनाम इकराम बांटती है उन लोगों को जो उसकी राय से कोर्ट में बैठकर सहमति व्यक्त करते हैं, तो ये इस देश में और किसी भी देश में, किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। दुर्भाग्य से ये खतरनाक संकेत हमारे सामने बढ़ चढ़कर आते जा रहे हैं। एक और मामला है जिस सरकार की 10 साल पहले जब ये सत्ता में आए उसकी शुरुआत में ही पैदा हुआ था। जस्टिस पी सथाशिवम हमारे 40वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और 2013-2014 में वो चीफ जस्टिस थे। उन्होंने हमारे आज के गृह मंत्री और इस राजनीतिक सत्ता के जो आज है उसके सबसे ताकतवर 2 लोगों में से एक अमित शाह जी के पक्ष में एक फैसला दिया था। उनके खिलाफ जो दूसरी एफआईआर एनकाउंटर किलिंग के मामले में थी, उसको उन्होंने क्वैश कर दिया था। वो जो उन्होंने क्वैश कर दिया था, उसके लगभग 6 महीने के भीतर ही उनको पहली बार किसी सीजेआई को लोगों ने गवर्नर बनते हुए देखा। वो केरल के गवर्नर के रूप में सितंबर में 2014 में पदस्थापित हुए और वो जब बने तो उसी समय कानूनी मामलों में, न्यायिक मामलों में टिप्पणी करने वाले टिप्पणीकारों ने कहा कि ये एक गलत लाइन हमारे देश में शुरू हो रही है और ये बहुत ही गलत लाइन है और ये लाइन पता नहीं कहाँ जाके खत्म करेगी, न्यायपालिका को खत्म कर सकती है। तो ये हमारे यहाँ एक फैसला हुआ। एक और जस्टिस अरुण मिश्रा उस तरह के जस्टिसेस में थे जिनके प्रतिबिंब आज आप अभिजीत गंगोपाध्याय के रूप में देख रहे हैं। जस्टिस मिश्रा ने कुर्सी पर रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत में, उनके तारीफ में कमेंट किए थे। उन्हें महान और अन्य चीजें बताई थी जैसा बहुत सारे उनके प्रशंसक उनके बारे में कहा करते। तब वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। ऐसे ही एक और जस्टिस थे, जस्टिस एम आर शाह, अभी रिटायर हुए हैं 2023 में। वो जब पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में इसी तरह से प्रशंसात्मक शब्दावली का इस्तेमाल किया था। और अब हम देख रहे हैं कि जस्टिस गंगोपाध्याय भी वही करते हुए हमें मिल रहे हैं। ये एक नई परंपरा है कि कार्यरत जजेस जो है किसी दल के बारे में, किसी विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा के बारे में या किसी राजनीतिक व्यक्तित्व के बारे में इस तरह की धारणा उस समय प्रस्तुत करें जब वो न्यायपालिका में काम कर रहे होते हैं। न्यायपालिका से रिटायर होने के बाद वो अपने जीवन में क्या करते हैं वो फिर भी बाद की बात है। हालांकि वो भी आलोचना और समालोचना की परिधि में आएगी, लेकिन जब वो पदों पर रहते हैं और उस समय अगर इस तरह की धारणा वो प्रस्तुत करते हैं और बाद में हम पाते हैं कि उनको उसके लिए इनाम इकराम मिला है, तो फिर जरूर वो शंकाएं बलवती होती हैं जो इस देश में लोकतंत्र को लेकर की जा रही। जस्टिस अरुण मिश्रा के लिए कायदा बदला गया। कायदा ये था कि हमारे देश में जो ह्यूमन राइट्स का कमीशन है उसके चेयरपर्सन पर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही मनोनीत किए जाते थे। लेकिन पहली बार ये नियम बदल गया, उसमें ढिलाई दी गई और चीफ जस्टिस की जगह उसको जस्टिस कर दिया गया और जस्टिस अरुण मिश्रा जो चीफ जस्टिस नहीं थे, जस्टिस के तौर पर रिटायर हुए, वो उसके पहले लाभार्थी बने जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में जज रहते हुए सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे शब्द कहे थे जैसे कोई राजनीतिक कार्यकर्ता तारीफ में कहा करता है। ये जो संकेत है, ये संकेत बहुत ही खतरनाक है। और जस्टिस एम आर शाह और एक और जस्टिस के बारे में ये कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के कि उन ऐसे वो फैसले जो सरकार के पक्ष में होने होते थे या किसी की जमानत वगैरह खारिज करने के फैसले, वो रजिस्ट्री की ओर से मैनेज किए जाते थे कि उन्हीं के सामने प्रस्तुत होते थे। अगर ये परिस्थिति बन जाए, हमें याद है कि अभी जेएनयू के एक लड़के के मामले में जो 3.5 साल से जेल में निरुद्ध है और जिस पर यूएपीए लगाया गया है और इसी कानून के तहत उसके खिलाफ कोई ऐसे तथ्य नहीं है जैसा कानून के तमाम कानूनविद कह रहे हैं, जजेस रिटायर्ड कह रहे हैं, तमाम सीनियर एडवोकेट्स कह रहे हैं और बहुत से कानूनी टिप्पणीकार कह रहे हैं।
उसके मामले को एक विशेष बेंच में सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से उसके वकीलों ने आखिरकार 1 साल प्रतीक्षा करने के बाद थक हार कर विथड्रॉ कर लिया। यानी अब वो निरुद्ध रहेगा जब तक उसमें उसके मामले की सुनवाई होके और उसमें फैसला नहीं हो जाता, या पुनः वो लोग फिर इस याचिका को लेकर फिर प्रस्तुत कानून के सामने नहीं होते। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनमें कोई 11 साल के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर को इसी तरह के यूएपीए के एक मामले में हाई कोर्ट ने पाया है कि उनके विरुद्ध 11 साल वो निरुद्ध रहे और 90% से ज्यादा वो अपाहिज है, व्हील चेयर पर ही चल सकते हैं, और 11 साल जेल में उनको रहना पड़ा। उसके बाद हाई कोर्ट को ये निर्णय आया कि उनके खिलाफ जो मामला है वो मामला नहीं बनता। तो अगर हमारे पास ऐसे ड्रैकोनियन कानून हो, पीएमएलए और यूएपीए जैसे जैसे कि हैं, और उन कानूनों का इस्तेमाल करने वाली मशीनरी में इस तरह के जंग लगने की शिकायतें आए कि लोग अ, अपने पदों पर रहते हुए किसी राजनीति विशेष, दल विशेष, नेता विशेष के बारे में खुलेआम ये टिप्पणियां कर रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हो, किसी पार्टी के नेता को बुरा बता रहे हो और किसी को अच्छा बता रहे हो, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका की विश्वसनीयता कहां रह जाएगी? और अगर वो नहीं बचेगी तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा? यही सवाल है आज का मुद्दा यही। फिर आप के सामने हाजिर होते हैं। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।